हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ की टेस्ट सीरीज को यहाँ पर लगा रहे हैं। आज की हमारी टेस्ट सीरीज जो है संस्कृति आईएएस की लगने वाली है। संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज है, नए पैटर्न पर आधारित है, जिसमें सामान्य अध्ययन मतलब कि जीएस और जीएस में भी आज हम इकोनॉमी के क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो कि इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा करंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नए अपडेट के साथ है तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में इसी टेस्ट सीरीज में आपको हिंदी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आप लोगों को पूरे टेस्ट सीरीज में आपको 2 से क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। तो करंट अफेयर के लिए भी हम यहाँ पर एक सीरीज को मैंने स्टार्ट किया हुआ है। आप सभी जो पुराने व्यूअर्स हैं उन सभी को पता होगा करंट अफेयर्स की जो हमारी नई पुरानी सीरीज क्या चल रही है। आपको पता होगा 3000 प्लस क्वेश्चनों की हम सीरीज को स्टार्ट किया है। प्रत्येक सैटरडे मतलब कि हर शनिवार को वो टेस्ट सीरीज आपकी वीडियो आती है और उम्मीद है आप लोग वो देखते होंगे। नहीं देखते हो तो चैनल पे डली हुई है, आप जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आ सके तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र शामिल है। देखो, जो आपकी एक बात की जाए कि टर्सरी जो सेक्टर होते हैं, तृतीय क्षेत्र होते हैं, वो कौन कौन से शामिल है इसमें से आपके हैं। सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है। अगर हम बात करें पहले ऑप्शन में तृतीय क्षेत्रों की, तो विनिर्माण आपका तृतीय क्षेत्र में आता है क्या? विनिर्माण आपका तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है और जो विनिर्माण है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ना कि तृतीय क्षेत्र में। परिवहन, भंडारण और व्यापार ये आपका तृतीय सेक्टर में आता है। बैंकिंग और बीमा ये भी आपका तृतीय सेक्टर में आता है। तो आप कहोगे दूसरा और तीसरा तो आपका तृतीय क्षेत्र में आता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका दूसरा और तीसरा सही है। लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं। जैसे फर्स्ट सेक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आप माइंड में लिख लेना या लिखते चलो कॉपी में, तो आपको याद हो जाएगा। कृषि, कृषि आपका फर्स्ट सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। मत्स्यन आपका भी प्राइमरी सेक्टर में आता है। वानिकी भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। खनिज और खनन भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सेकेंड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो निर्माण हो गया, निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, और जल विद्युत और गैस हो गई। जल विद्युत और गैस आपकी ये सभी आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती है। और तीसरे सेक्टर की बात की जाए तो जैसे कि तीसरे सेक्टर में परिवहन, भंडारण, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा, चिकित्सा, ये सब चीजें आपकी तृतीय सेक्टर में आती है, तो आपको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी विशेषताएं जो भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में दर्शाती है। देखो, भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में इनमें से कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो दर्शाती है इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये आपको भारत में विकासशील अर्थव्यवस्था में दर्शाती है। ठीक है। पूंजी निर्माण की निम्न दर भी है, जो आपकी लो रेट कैपिटल ऑफ फॉर्मेशन की बात की जाए तो आप कहोगे पहला और दूसरा तो ठीक है। तीसरा वाले की बात करें तो प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। तो आप यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तो हम यहाँ पर डी वाले पे टिक लगाएंगे। पहला और दूसरा है जो कि भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। और भी चीजें हैं जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का होना, पूंजी निर्माण की निम्न दर होना, अत्यधिक जनसंख्या, जनसंख्या में वृद्धि होना, बेरोजगारी, निम्न प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक पिछड़ापन, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आयात पर निर्भरता इत्यादि हैं जो कि विकासशील अर्थव्यवस्था को दर्शाने देखना मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समष्टि अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। देखो, समष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। इसमें समग्र मांग और समग्र पूर्ति का जो है अध्ययन किया जाता है। एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई का इसमें अध्ययन किया जाता है। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। इसकी मुख्य समस्या संसाधनों का आवंटन करना है, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। तो केवल आपका पहला सही है, तो हम सी पे टिक लगाएंगे, केवल आपका एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित जोड़ों का सही बताइए इनमें से कौन से। एक तरफ पद है, एक तरफ संबंधित तत्व है, कौन से सही है। कॉल मनी को क्या कहते हैं? ओवरनाइट के लिए उधार दिया गया धन को कहते हैं कॉल मनी, बिल्कुल ठीक है। नोटिस मनी को किसको कहते हैं? तो नोटिस मनी कहते हैं जो 2 दिन से लेकर 14 दिनों तक, मतलब कि 2 दिन से लेकर 14 दिनों तक की अवधि के लिए उधार लिए गए धन को हम नोटिस मनी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और टर्म मनी की अगर बात की जाए तो 14 दिन से अधिक की अवधि के लिए जो निधियों का लेन देन होता है उसमें टर्म मनी का प्रयोग किया जाता है। तो कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। कॉल मनी से ओवरनाइट, नोटिस मनी से 2 से 14 दिन और टर्म मनी से 14 से अधिक दिन। तो आप कहोगे ए वाला रहेगा, 1, 2, 3 सही रहेगी। देखो, इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज है, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। आप ये मत सोचना कि समय ज्यादा लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमी के क्वेश्चन रहते हैं करंट बेस। और यहाँ पर अगर आपकी 2 चीजें क्लियर होती हैं, एक तो आपका करंट भी क्लियर हो जाता है यहाँ से,
जो करंट अफेयर रहता है वो क्लियर हो जाता है। साथ में आपका जो स्टैटिक जीके होता है आपका वो भी क्लियर होता है। अक्सर लोगों को इकोनॉमी में बहुत मात खानी पड़ती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई गलती ना हो सके। ठीक है, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रेजरी बिल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है। देखो ट्रेजरी बिल के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही है। इनको सरकार की ओर से केंद्रीय बैंक जारी करती है। केंद्रीय बैंक का मतलब कौन सी बैंक की बात कर रहा है, आरबीआई की बैंक बात की जा रही है। ट्रेजरी बिल को सरकार की ओर से केंद्रीय बैंक जारी करती है, सेंट्रल बैंक जो होता है। ओके सही है ये तो। इन प्रतिभूतियों पर ब्याज जो है वो नहीं दिया जाता है। हाँ आपको ये भी सही है, इन पर कोई आपका क्या है, नो इंटरेस्टेड रहती है, वो नो इंटरेस्ट रहती है। तो आप पहला और दूसरा सही है, दोनों पे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबीआई वित्तीय नियामक के रूप में कौन से कार्यों का निर्वहन जो है वो करता है। तो आरबीआई वित्त नियामक के रूप में कौन कौन से कार्यों का निर्वहन करेगा, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। चलिए देखते हैं। नवीन बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना, हाँ बिल्कुल सही बात है। आरबीआई जो है वित्तीय मामलों में कार्य करता है। नवीन बैंक को, जो नई बैंक होती है उनको लाइसेंस देता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण का निर्धारण करना, ये भी सही है। विशेष क्षेत्रों के लिए ब्याज दरों का निर्धारण करना, ये भी सही है। बैंकों की तरलता, जो बैंकों की जो लिक्विडिटी होती है उसको सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाना, आपको ये भी सही है। तो आरबीआई के वित्तीय नियामक रेगुलेटर के रूप में जो कार्य करता है वो आपके चार ऑप्शन सही हैं। हम 1 2 3 4 पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के बारे में कह रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, गलत पूछ रहा है। चलो देखते हैं। इनका गठन रघुराम राजन समिति के सुझाव पर किया गया था, ये तो सही लिखा है, तो इसमें से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है, तो ये चीज आपकी इसमें क्या लिखी है, गलत लिखी है। तो आपका ऑप्शन केवल बी रहेगा कि भाई आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ये भी आपको बताना जरूरी है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है वो उसका अध्यक्ष होता है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन गलत है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि से समृद्धि दर में होगी। रिवर्स रेपो दर में अगर वृद्धि कर देती है, उसकी समृद्धि से क्या होगी, कमी आती है, वृद्धि होती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहोगे, कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक की बात कर रहा है, जो आरआरबीस बैंक होते हैं उनके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। चलिए बात कर लेते हैं। रीजनल रूरल बैंक के बारे में बात करें तो इसको आरबीआई के द्वारा विनियमित किया जाता है, मतलब कि रेगुलेट किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें राज्य सरकार की 35% की हिस्सेदारी होती है। अब देखो, अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर पता होगा, थोड़ा से भी, तो आप सही पता लगा लोगे, राज्य सरकार की 15% की हिस्सेदारी होती है, जबकि केंद्र सरकार की 50% की हिस्सेदारी होती है। यहाँ लिख भी देता हूँ वरना आप लोग भूल जाओ। केंद्र सरकार की 50% की हिस्सेदारी होती है, राज्य सरकार की 15% की हिस्सेदारी होती है। और जो प्रायोजक बैंक, मतलब कि स्पॉन्सर बैंक होते हैं, प्रायोजक बैंक होते हैं जिसको स्पॉन्सर बैंक कहते हैं, उन बैंकों की हिस्सेदारी 35% होती है। तो आप कहोगे आपका केवल और केवल आपका ऑप्शन पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है उसके बारे में बात कर रहा है, देख लेते हैं। वित्तीय समावेशन जो है समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया होती है। वित्तीय समावेशन का मतलब समझते होगे ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। तो आपका ये बिल्कुल ठीक है, वित्तीय समावेशन जो वंचित वर्ग होते हैं तो उनको जोड़ा जाता है आर्थिक विकास की मुख्य धारा से, बिल्कुल ठीक है। कारण है कि जो निम्न आय वर्ग की औपचारिक बैंकिंग सेवाएं हैं उन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करता है। आप कहोगे कारण भी सही है, तो हम सी पे टिक लगाएंगे, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, वित्तीय समावेशन के लिए आप अगर एक नोट्स बना सको तो बना लेना, अपने मेंस में बहुत हेल्पफुल होगी। ये चीज मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। जमा बीमा योजना के संदर्भ पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही है। तो जमा बीमा योजना के बारे में विचार करना है, कौन से कथन सही है। जमाकर्ता को मूलधन और ब्याज दोनों के लिए जो अधिकतम 5 लाख का बीमा मिलता है। आप कहोगे बिल्कुल ठीक लिखा है। जमा बीमा एवं क्रेडिट का गारंटी निगम 90 दिन के भीतर उपभोक्ता को भुगतान करेगी। तो आप कहोगे क्या कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन रहेगा ए वाला, 1 और 2 दोनों सही है। किसी परिसंपत्तियों को एनपीए निर्धारित करने के लिए क्या है, किसी अगर कोई परिसंपत्ति है और उसको अगर एनपीए निर्धारित करना हो, उसके लिए आवश्यक शर्तों के संदर्भ पर कथनों पर विचार कीजिए। तो एनपीए के बारे में कह रहा है कि विचार करो अगर किसी को एनपीए बताना हो। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। ऋण की मूलधन अथवा ब्याज की जो राशि का भुगतान है वो 90 दिन या उससे अधिक समय से नहीं किया जाता है तो एनपीए बदलता है, बिल्कुल करेक्ट है।
लघु अवधि कृषि फसल के लिए दिया गया ऋण जिसका भुगतान एक फसली मौसम तक नहीं किया गया हो तो वो एनपीए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में ग्राहक का जो खाता है वो 90 दिनों से निष्क्रिय रहा हो तो भी एनपीए में बदल जाता है। तो आप कहोगे पहला और तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर सीमांत स्थायी सुविधा दर के संदर्भ पर विचार कीजिए। जो एमएसएफ रेट होती है उसके बारे में विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सीमांत स्थायी सुविधा दर की बात करें तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की बात करता है एमएसएफ रेट, और इसके बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। इसके आधार पर जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है उनको ओवरनाइट ऋण प्राप्त दिया जाता है, मतलब कि एनडीटीएल का। बिल्कुल बात ठीक लिखा है। केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है वो एनडीटीएल का 1% राशि जो है वो ऋण के रूप में उपलब्ध करवा देती है वाणिज्यिक बैंकों को। आप कहोगे ये भी सही है, तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भारत ट्रेड नेट किससे संबंधित है? देखो हाल ही में चर्चा में रहा था भारत ट्रेड नेट की बात कर रहा है। आपका ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित है। बजट 2025-26 के अनुसार नवीनतम कर व्यवस्था में कर दर संरचना के संदर्भ में सूची आय और सूची दूसरी कर की दर क्या है? चलो देखते हैं। जैसे बात की जाए यहाँ पर आपका 0 से 4 लाख रुपए की 0 है, बिल्कुल ठीक है। 4 से 8 लाख रुपए में 5% है, ये भी ठीक है। 8 से 12 लाख रुपए में 10% है, ये भी सही है। और 12 से 16 लाख रुपए में 15% है, ये भी सही। तो आप कहोगे सभी ऑप्शन सभी मिलान सही है, हम डी पे लगा देंगे क्योंकि ये सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विमुद्रीकरण का औपचारिक उद्देश्य नहीं था? विमुद्रीकरण की बात कर रहा है, जो आपके नोट का डिमोनाइजेशन हुआ था उसकी बात कर रहा है कि डिमोनाइजेशन के लिए कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं है? अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, ये तो उद्देश्य होता है। कर आधार को बढ़ावा देना, ये भी उद्देश्य होता है। जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना, ये कोई उद्देश्य नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं, तो आप कहोगे सी वाला रहेगा जो आपका उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से मुद्रास्फीति की मांग आधारित कारण है? देखो इन्फ्लेशन की बात करें, जो इन्फ्लेशन की मांग आधारित डिमांड पर आधारित कारण कौन कौन से होते हैं उसकी बात करें। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है। रोजगार, मजदूरी और आय में वृद्धि मुद्रास्फीति की मांग का कारण होता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। वस्तुओं की जमाखोरी, नहीं, ये आपका मांग के आधार पर नहीं होता है। सरकारी व्यय में वृद्धि होना, हाँ ये भी आपका मांग पर आधारित है। तो केवल आपका पहला और तीसरा रहेगा जो मांग पर आधारित है। ध्यान रखना है वस्तुओं की जो जमाखोरी होती है वो आपका आपूर्ति सप्लाई पर आधारित होता है। किस पर? आपूर्ति पर आधारित, सप्लाई पर आधारित होता है, ना कि मांग पर आधारित होता है। नेक्स्ट आता है कि हस्तांतरण आय के संदर्भ पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है। हस्तांतरण आय के बारे में कह रहा है विचार कीजिए। विचार करते हैं। यह एक पक्षीय भुगतान होता है, बिल्कुल ठीक है, एक पक्षीय भुगतान होता है। इसको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है हस्तांतरण आय को। आप कहोगे हाँ दोनों ऑप्शन सही है, तो हम ए वाले पे टिक लगाएंगे क्योंकि दोनों ऑप्शन करेक्ट है। थोक मूल्य सूचकांक की जो नवीन श्रृंखला के संदर्भ पर विचार कीजिए। थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है कि जो आपकी नवीन श्रृंखला है उसके बारे में विचार करना है। आधार वर्ष इसका 2004-05 से बदलकर अब 2011-12 कर दिया गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, बिल्कुल ठीक है, WPI का। दूसरा है कि विनिर्मित जो उत्पाद मैन्युफैक्चर्ड जो उत्पाद हैं प्रोडक्ट है उनकी भारांश में कमी की गई है। आप कहोगे ये भी करेक्ट है और पहला भी करेक्ट है। कीमतों की गणना अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया जाएगा, नहीं, कीमतों की गणना में अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तो हम केवल ए वाले पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो वित्त आयोग, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और नीति आयोग। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम CSO भी कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय आय की नेशनल इनकम की गणना को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मदें हैं जो कारक आय में शामिल है? तो आपकी कारक आय में शामिल कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए देख लेते हैं। कारक आय में आपकी भूमि से प्राप्त लगान या किराया शामिल होता है, पूंजी से प्राप्त ब्याज शामिल होता है और उद्यमशीलता से प्राप्त लाभ भी शामिल होता है। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। सब्सिडी कारक मदों में शामिल नहीं होती है, तो 1, 2, 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया है? तो मखाना बोर्ड बनाने का जो प्रावधान 2025-26 के बजट में कहां पर किया गया है? आप बोलोगे बिहार राज्य में किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बजट 2025-26 में ऋण तक पहुंच में जो सुधार है उसके संदर्भ पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऋण में सुधार के बारे में कह रहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो होते हैं ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक यहाँ पर कर दिया गया है, बिल्कुल ठीक कही गई है। बजट कौन सा है? 25-26 है।
दूसरा ऑप्शन कहता है कि स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी कवर को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया, ये भी करेक्ट है। निर्यातक एमएसएमई की बात की जाए तो ऋण गारंटी कवर को 20 करोड़ तक की सावधि ऋण का प्रावधान किया गया है, आपका ये भी करेक्ट है। हम डी पे टिक लगाएंगे क्योंकि तीनों ही ऑप्शन बजट 2025-26 के बारे में ऋण के लिए सही ऑप्शन है। स्टैगफ्लेशन, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्टैगफ्लेशन के संदर्भ पर कौन सा कथन सही है। स्टैगफ्लेशन के बारे में यहाँ पर देखा जाए कौन सा कथन सही है, तो यह एक जटिल स्थिति होती है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, बिल्कुल ठीक है। ऐसी स्थिति मुद्रास्फीति और मंदी दोनों को साथ साथ उपस्थित होती है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। इस स्थिति में उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी दर भी अधिक होती है, तो हम कहेंगे ये भी ठीक है, आपका डी वाला रहेगा क्योंकि तीनों ही ऑप्शन आपके स्टैगफ्लेशन के लिए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक रिकवरी के अंतर्गत जो वी आकार का जो आर्थिक सुधार है वो किस स्थिति को सूचित करता है। देखो वी आकार का जो आर्थिक सुधार होता है वो वी शेप जो होता है इस तरीके से, वो किस चीज को आपका सुधार करता है, तो इसमें अर्थव्यवस्था शीघ्रता से क्षतिपूर्ति करके अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेती है, तो आपका हो गया ए वाला करेक्ट रहेगा क्योंकि वी आकार की आर्थिक सुधार इसीलिए पहचाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो चालू खाता घाटा में वृद्धि करते हैं। तो चालू खाता जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, किसकी बात कर रहा है, सीएडी की बात कर रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट में वृद्धि कौन से कारक जो है वो कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात की जाए तो यहाँ पर आपका रहेगा कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होना, बिल्कुल करेक्ट है। घरेलू उत्पादन में कमी होना, ये भी सही है। वैश्विक मंदी की स्थिति आना, ये भी करेक्ट है। निर्यातकों के पास वित्त की कमी होना, ये भी ठीक है। तो आपके चारों ऑप्शन आपके सीएडी डेफिसिट मतलब कि करंट अकाउंट डेफिसिट को वृद्धि करने के लिए जाने जाते हैं, तो आपका ऑप्शन रहेगा डी क्योंकि चारों ऑप्शन आपके करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि अभिकथन और कारण है। अभिकथन कहता है कि रुपए के मूल्यह्रास के कारण आयात महंगा हो जाता है। क्या कह रहा है, रुपए के मूल्यह्रास के कारण आयात महंगा हो जाता है, आप कहोगे बिल्कुल करेक्ट है। कारण बता रहा है कि मुद्रा का जो मूल्यह्रास है वो राजकोषीय घाटे में वृद्धि करता है, तो आप कहोगे हाँ ये भी सही है। तो आपका कारण और अभिकथन दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मुद्राएं हैं जो विशेष आहरण अधिकार एसडीआर में बॉस्केट जो है उसमें शामिल है। तो एसडीआर में विशेष आहरण जो अधिकार होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं वो कौन कौन सी मुद्राएं यहाँ पर शामिल है, एन, युआन, रुपया और डॉलर। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, एन, युआन और डॉलर। रुपया विशेष आहरण में शामिल नहीं है, इसलिए हम बी पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नोस्ट्रो खाता कौन सा खाता है। नोस्ट्रो खाता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। नोस्ट्रो खाता के बारे में सही नहीं है, गलत कौन सा है। यह एक घरेलू बैंक है, एक विदेशी बैंक की ओर से घरेलू मुद्रा रखता है, गलत लिखा है, ऐसा नहीं होता है। इसका उपयोग बैंकों के द्वारा विदेशी मुद्रा लेन देन की सुविधा लिए किया जाता है, तो आप कहोगे हाँ ये सही है। जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसके लिए ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, तो केवल आपका यहाँ पर डी वाला रहेगा सही क्योंकि गलत है, जबकि दूसरा वाला आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समीक्षा का आकलन एवं प्रकाशन करता है। तो आर्थिक समीक्षा भाई इकोनॉमिक रिव्यू की बात कर रहा है। इकोनॉमिक रिव्यू कौन करता है, वित्त मंत्रालय, वाणिज्यिक मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक समीक्षा, आकलन और प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विदेशी व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत किन नए शहरों को निर्यात उत्कृष्टता वाले शहरों के रूप में नामित किया गया है। तो विदेशी व्यापार नीति है ना, तो विदेशी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करें 2023 के अनुसार कुछ शहर हैं उनको निर्यात उत्कृष्टता शहर में शामिल किया गया है। फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी, आपके चारों ही आपको शहरों को शामिल किया गया है, इसीलिए हम डी पर टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व घाटा के संदर्भ पर कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्व घाटा सरकार की बचत में कमी को प्रदर्शित करता है, गलत है। राजस्व घाटे में वृद्धि होने पर सरकार को पूंजीगत व्ययों में कमी करनी पड़ती है, भाई ये भी गलत है। जब घाटा हो रहा है तो पूंजीगत व्यय में कमी कैसे करनी है, तो आपका दोनों गलत है। तो आपका हो गया यहाँ पर आपके पहला और दूसरा दोनों गलत है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्प्लावकता के संदर्भ पर कौन सा कथन सही नहीं है। उत्प्लावकता के बारे में सही नहीं है पूछ रहा है कौन सा, तो यह कर आधार में विस्तारण के लिए राजस्व संग्रह में वृद्धि को दर्शाता है। हाँ आप कहोगे ये तो करेक्ट है, सही है, तो ये गलत तो नहीं है। यह कर की दर में परिवर्तन और राजस्व संग्रह में परिवर्तन का अनुपात है, तो आप कहोगे ये तो गलत है, तो आपका जो गलत है वही सही हो जाएगा, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कृषि जनगणना के संदर्भ पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। कृषि जनगणना के बारे में विचार करना है, सही ऑप्शन। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा कृषि जनगणना वर्ष 1970-71 में की जा रही है, बिल्कुल ठीक लिखा है।
कृषि जनगणना प्रति 10 वर्ष पर की जाती है, तो आपका भाई ये गलत हो जाएगा क्योंकि 5 वर्ष पर की जाती है, ना कि 10 वर्ष पर की जाती है। तो आपका दूसरा गलत है, तो केवल आपका पहला वाला सही है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि पाई जाती है? तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किस देश में पाई जाती है? आप कहोगे अमेरिका में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि को देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी फसल है जो कि सरसों की कुल नहीं है? सरसों की कुल नहीं है, ध्यान रखना, सरसों की कुल नहीं है। आपको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, वरना आप लोग सोचो फिर कमेंट करते हो ये गलत बता दिया, जबकि मैं सही बताता हूं, फिर भी आप लोग उस पर कमेंट करके गलत बताने की कोशिश करते हो। खैर, आप लोग पढ़ते नहीं हो तो पता नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं। फसल जो है सरसों की फसल कुल नहीं है, तो मूली है, शलजम है, फूल गोभी है। लेकिन सूरजमुखी बात किया है तो आपकी सरसों की फसल जो है कुल की नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, सूरजमुखी किसकी है? कंपोजिटी है, ध्यान रखना है। एक तरफ खाने वाला भाग है और दूसरी तरफ फल है, इनको मिलान करना है। जैसे मासल एरिल की बात करें, मासल एरिल आपका लीची फल है, बिल्कुल ठीक है। एंडोस्पर्म की बात की जाए तो आपका नारियल संबंधित है, ये भी ठीक है। रसदार टेस्टा की बात करें तो अनार संबंधित है, ये भी ठीक है। पारिदल पुंज की बात करें शहतूत संबंधित है, ये भी। तो आपके सभी ऑप्शन सही मिले हैं, तो हम कहेंगे सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से टमाटर फटने लगते हैं? ऐसे कौन सा तत्व है जिसके कारण टमाटर फटने लगते हैं? देखो बढ़िया क्वेश्चन है। तो बोरॉन की कमी से, किसकी? बोरॉन की कमी से टमाटर फटने लगते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बारे में पात्र जो उधार करता है वो कौन हो सकते हैं? तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए पात्र उधारकर्ता की बात करें तो आपकी किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, सहकारिता और मौजूद सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी, सभी इसमें आपके पात्र उधारकर्ता हो सकते हैं। हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? सही ऑप्शन देखते हैं। नीति आयोग को राजकोषीय स्थिति रिपोर्ट उत्तर प्रदेश को मध्यम राज्य की श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे पहले तो ये रखो, उत्तर प्रदेश को मध्यम राज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखा गया है। तो आपका पहला वाला तो गलत था। समेकित फिजिकल हेल्थ जो इंडेक्स है उसमें उत्तर प्रदेश का स्कोर वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 45.9 हो चुका है। तो आप कहोगे केवल दूसरा सही है, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन पे करेक्ट है। और पहला गलत था, जो कि मैंने आपको बता दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार बजट 2025-26 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा इसमें से है? तो वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 75,514 रुपए थी। तो देखो गलत लिखा है, 23-24 में 75,514 रुपए नहीं बल्कि 93,514 रुपए थी। तो आपका ऑप्शन ए वाला गलत था, जो कि मैंने सही बता दिया है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अधीन है, ये सही लिखा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्तता में कमी दर्ज की गई है, ये भी ठीक है। सभी राज्यों की स्वयं की कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। तो आप कहोगे ये भी करेक्ट है, तो ए गलत था, जो कि बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक मिनट। उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ावा देने के लिए किसे स्थापित किया जा रहा है? तो एआई को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहा है, किसको स्थापित किया जा रहा है, यही बात है। तो बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिटी को, बिल्कुल ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, ये भी सही है। इनोवेशन फंड, ये नहीं। एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म, ये भी नहीं। तो आपका पहला और दूसरा सही है, तो हम ए पे टिक लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में किन विद्यालयों में उत्तर प्रदेश के किन विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत या स्थापना की जा रही है? तो स्मार्ट क्लासेस की स्थापना की बात कराएं उत्तर प्रदेश में कहां पर की जा रही है? तो हम बात करेंगे यहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक में, डिग्री कॉलेज में नहीं, उच्च माध्यमिक विद्यालय में और प्राथमिक विद्यालय में। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, तो हम लाएंगे सी पे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सितंबर 2024 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक 2024 है, उसमें से टॉप पर राज्य कौन सा रहा है? उसमें टॉप राज्य केरल रहा है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश में वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 का आयोजन किया गया है? तो वर्ल्ड स्किल्स लियोन 2024 का आयोजन आपका फ्रांस देश में किया गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में जारी किए गए VLSRSAM मिसाइल परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखना है VLSRSAM जो मिसाइल परीक्षण हुआ था उसके बारे में कथन कौन सा सही है। तो भाई इसका परीक्षण जो है रक्षा अनुसंधान संगठन मतलब कि DRDO के द्वारा तथा भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है, बिल्कुल ठीक है। यह उड़ान परीक्षण एक भूमि आधारित ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से किया गया है। तो आपको ये भी करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक के संदर्भ पर विचार कीजिए। तो भारत और फिलीपींस दोनों की संयुक्त रूप से हुई है रक्षा समिति की बैठक और इसके बारे में करना है विचार। कौन सा कथन सही है? यह जो बैठक है 11 सितंबर 2024 को मनीला में आयोजित की गई थी। बिल्कुल ठीक लिखा है। बैठक की सह अध्यक्षता रक्षा सचिव गिरधर अरमने और उनके समकक्ष फिलीपींस की राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अवर सचिव इरिनियो क्रूज एस्पिनो ने की थी। तो आपका ऑप्शन डी भी सही है, हम लेंगे ईपीटी क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई जल संचय जन भागीदारी पहल जो है उस पर विचार करना है और इनमें से कौन सा कथन सही है। जल संचय जन भागीदारी के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत शहर से किया था। बिल्कुल करेक्ट है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भर में सामुदायिक भागीदारी से लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। तो आप कहोगे ये भी सही है, हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक जो है 2024 के लक्ष्य में थे? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का लक्ष्य क्या था, इसके बारे में विचार करें तो केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में जो सभी समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। बिल्कुल ठीक है। राजस्व विभाग के सभी प्रभावी समन्वित स्थापित करना, ये भी करेक्ट है। तो हम लाएंगे सी पे टिक क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे वैम्पायर तारे के संदर्भ पर विचार कीजिए। कौन सा तारे है? वैम्पायर स्टार्स के बारे में विचार करना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। तो ब्लू स्टैगलर स्टार जिसे हम बीएसएस के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। वैम्पायर तारे को किसको? ब्लू स्टैगलर स्टार के रूप में जानते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ये तारे एक बार पुनः युवा होने के बाद भिन्न प्रकार के विकास मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। आपके ऑप्शन डी पे लाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है। आज हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वो 51 से आएंगे, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पे नए थी, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है क्योंकि हम इस चैनल पर आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज आती है। एक तो सुबह आती है आपकी 6 बजे के आसपास, एक शाम को आती है 6 बजे के आसपास। तो दोनों टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। साथ में हम घटना चक्र भी लगा रहे हैं, वो भी आपको पता ही होगा, जीएस पॉइंटर का, वो आप देख सकते हो। साथ में प्रत्येक शनिवार को हम यूपी की आरओ और एआरओ के लिए हम यहाँ पर करंट अफेयर की सीरीज को मैंने स्टार्ट किया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हो। मतलब कि यूपी पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यही चैनल आपके लिए रामबाण होने वाला है। तो आज यहाँ पर वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।